बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उनका जायजा ले रहे हैं। आज भी उन्होंने नादरा के ऑफिस का हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कहा कि पहली बार हम ऐसे इंतखाबात कराएंगे जिसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे इंतखाबात होंगे जिस पर किसी को कोई शकूक व शुबहात नहीं होंगे, जो कि पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हर इंतखाबात के बाद हम देखते हैं कि हारने वाली जमात की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। उस पर भी प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से जो आपने भी शॉर्ट भी सुना मौलाना साहब का, अगर PDM की बात करें तो वो तो यकसर इस चीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मशीनें जो है वो PTI सिर्फ और सिर्फ आइंदा के इंतखाबात में धांधली के लिए अपने हक में इस्तेमाल करेगी। साथ ही साथ बिलावल साहब की तरफ से भी इन हाउस तब्दीली के लिए ऑफर की गई है PMLN को। पहले तो ये कहा जाता था, PMLN के बहुत सारे रहनुमाओं ने कहा कि ये इन हाउस तब्दीली की स्पेशली पंजाब में कैसे बात कर सकते हैं, इनके पास तो सिर्फ 7 सीटें हैं। लेकिन अब बिलावल साहब ने बॉल जो है वो PMLN के कोर्ट में फेंक दिया है और ये कहा है कि आप ही का कोई भी शख्स जिसको आप चाहें वही पंजाब में भी इन हाउस तब्दीली लाए और खुद वहां पर वजीर आला बन जाए और यहाँ मरकज में भी इन हाउस तब्दीली करके आप ही बेशक ओहदे पर आ जाएं। हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मकसद हमारा इस हुकूमत को घर भेजना है। प्रोग्राम का आगाज जरा करते हैं। पहले कल जो हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से उनके डिजिटल मीडिया विंग की एक रिपोर्ट, ये 135 सफ़हात की ये रिपोर्ट है, ये हमारे सामने आई। वज़ीर इत्तलात ने और मोईद यूसुफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब इसमें बताया गया है कि एंटी स्टेट ट्रेंड्स जो हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो चलते रहे और उनका जायजा लिया गया है 2019 से 2021 तक, ये इन 2 सालों का। अब इसमें PTM का जिक्र है और सियासी जमातों का जिक्र है और ये कहा गया कि इन ट्रेंड्स का यानी हैशटैग्स के साथ जो भी आगे इबारत लिखी जाती है ट्विटर पर, जो भी ट्रेंड उस वक्त कर रहा होता है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसका इंडिया के साथ और फेक न्यूज के साथ एक नेक्सस है। अब मजे की बात तो यह है कि इसमें बेतहाशा ऐसी चीजें हैं, तकरीबन 80 से 90 सफ़हात तो सिर्फ और सिर्फ उन ट्वीट्स के हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स के हैं, जो कि कहीं ना कहीं उस कैप्शन के साथ या उस हैशटैग के साथ की गई हैं। लेकिन अगर कहीं पर वैसे ही कोई ट्वीट कर दी गई है लेकिन उसका हैशटैग वही है, तो उसको भी एंटी स्टेट के जुमरे में डाल दिया गया है, जो कि बड़ी ही मज़हका खेज बात है। और इसमें अगर हम दिखाएं कि कुछ एंकर्स के नाम भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी, तो आखिर ये रिपोर्ट क्यों तैयार की गई, इससे मकसद क्या हासिल किया जा रहा है और किन चीजों को सामने रखा गया कि जिसके बाद ये सारी चीजें एंटी स्टेट कहलाई जा रही हैं। आज इस पर बड़ी पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है PMLN के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने। जरा पहले दिखा दीजिए कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी थे और वहां पर राना सनाउल्लाह भी थे, खुर्रम दस्तगीर साहब भी थे। इन्होंने इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा है? नाम निहाद जमहूरी हुकूमत जो बिलाशुबा एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आई है, अगर आज वो ये महसूस करे और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्जाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, इस मुल्क के सहाफी रियासत दुश्मन है, फिर बाकी क्या रह जाता? कि किसी मार्शल्लाह हुकूमत में भी सहाफत पर इतनी पाबंदियां नहीं आई जितनी इस हुकूमत के दौर में मिली है। इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा, तकरीबन 100 से ज्यादा सफ़हात जो है, वो उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये ट्वीट्स की हैं। अगर इस रिपोर्ट में किसी अकाउंट का नाम लिखा गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि उस ट्वीट का मतन रियासत मुखालिफ। इन 135 में से 85 सफ़े तो स्क्रीनशॉट्स हैं। तकरीबन जो है 64% जो रिपोर्ट जो है वो स्क्रीनशॉट ठाप के, उसमें कोई तज्जिया नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 666 ट्वीट्स का तज्जिया किया गया, उसमें से 142 ट्वीट सिर्फ 3 अकाउंट से। इसी पे पहले बात करेंगे, मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं उस्मान डार साहब, सीनियर रहनुमा PTI के, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN की, MNA हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। उस्मान डार साहब, अगर मैं आप ही से आगाज करूं, आई डोंट नो आपने ये रिपोर्ट आपकी नज़र से गुजरी है या नहीं गुजरी, लेकिन ठीक है, हमने देखा है कि हमारे मुल्क में ऐसे अनासिर रहे हैं जो कि भारत की माँ पर, अफगानिस्तान की माँ पर
काम करते रहे हैं, स्पेशली जब से सोशल मीडिया का दौर आया है। लेकिन इस रिपोर्ट का मकसद जरा समझा दें, क्योंकि इसमें तो ऐसे लोगों के भी नाम हैं, अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को कहीं पे कॉपी पेस्ट भी कर दी है और ट्वीट वो बेशक अपने घर के बारे में कर रहे हैं, कोरोना के बारे में कर रहे हैं, तो उनका नाम भी जो है वो रियासत के मुखालिफ अनासर में आ गया। देखिए सादिया, पहले तो मैं समझता हूँ कि फवाद जोई साहब ने और उनकी टीम ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। देखिए, रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा या जिस चीज़ पे जोर दिया गया है, एक तो अवेयरनेस दी गई है कि किस तरह से भारत एंटी स्टेट या एंटी पाकिस्तान सोशल मीडिया हैशटैग्स और ट्रेंड चला रहा है, जो आज से पहले कभी इतनी डिटेल्ड और इस तरह की रिपोर्ट शाया नहीं की गई। अफगानिस्तान का भी जिक्र है, उस्मान काकड़ के हवाले से किस तरह से 2000 ट्वीट्स भी किए गए, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, और जुल्फी बुखारी को लेके आपको याद होगा इसराइल का विजिट किया जो किया नहीं, और सारी चीजें देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने वो जिम्मेदारी पूरी की, चीजें सामने रखी हैं। अब ये एक अलग डिबेट है जो आप बात कर रही है, किसी जगह जी92 का जिक्र आ गया है, और आप भी समझते हैं कि जब आप ट्वीट को बाज़ दफा रीट्वीट करते हैं या कोट ट्वीट करते हैं या कहीं कुछ आप कमेंट करते हैं, आप उस थ्रेड का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें सामने आ गई, लेकिन देखने वाली एंटी स्टेट, ये मेरा सवाल है। नहीं ख्याल, कल तक भी फवाद साहब से पूछा गया था एक चैनल पे, तो वो लग नहीं रहा था कि फवाद साहब ने खुद भी ये रिपोर्ट पढ़ी। मैं ये कह रही हूँ कि भाई रिपोर्ट में आपने बताया कि एंटी स्टेट ट्रेंड्स, तो उसमें फिर आपने सहारों का ही जिक्र कर दिया, कहीं पे अगर कहीं कोट हो रहा है, जब आप एक ट्वीट का थ्रेड प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें जो उसका हिस्सा है वो आगे होंगे। असल जो बात जो आपने मुझसे पूछा है, इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तानियों को अवेयरनेस देना कि जो एक साइबर वॉर आज दुनिया, वो मजाइल और वो एक अलग बात है जो हम करते हैं। आज दुनिया सोशल मीडिया पर एक साइबर वॉर, एक ट्रेंड चलाती है, एक परसेप्शन क्रिएट करती है जो कि फेक न्यूज है। जुल्फी बुखारी की पहले मैंने बात की, फिर उस्मान काकड़ की, जो रियासत मुखालिफ रियासत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। अब एक फेक न्यूज या ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है। शायद अफगानिस्तान में जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है उसमें पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को मुल्क के अंदर आगे इकोनॉमी 3 साल लगाकर पटरी पे चढ़ाई है उसको उतारने की कोशिश की जाएगी। इन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस दी गई है, और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने अभी शायद अकान अब्बासी साहब को सुना है या अपोजिशन को सुना है। देखिए, हर इशू के ऊपर हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है, कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मैं आपकी बात समझी हूँ, ठीक है, आपकी बात समझी हूँ, जो कि शायद कल से नहीं समझा पा रहे आपके लोग, वो आप ये कह रहे हैं कि कहीं पर अगर किसी ने एज इट इज ट्रेंड वैसे ही उठा के अपनी किसी ट्वीट के साथ भी लगा दिया है तो बस उसका जिक्र कर दिया गया, उसको एंटी स्टेट सवाल यहाँ पे था। ताकर मैं हूं, चले मैं अपने ऊपर लेता हूं, या आप हैं, हम लोग एहतियात करें, हम किसी ऐसी थ्रेड या ट्वीट या उसका हिस्सा ना बने जो ऑलरेडी आप समझ हैं कि एंटी स्टेट अगर हिंदुस्तान कोई ट्रेंड चला रहा है या अफगानिस्तान से चल रहे हैं, हमें इसका भी एहतियात करनी चाहिए। बाद में हम ध्यान नहीं देते और हम उस चीज का हिस्सा नहीं बन जाते। मैं जरा शाइस्ता साहब आपको समझ में आया, वो कह रहे हैं कि जी अगर वैसे ही किसी ने यूज किया है तो ये बताना फर्ज था रिपोर्ट में कि कहां कहां वो ट्रेंड्स यूज हुए, वो हैशटैग के साथ इबारत यूज हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हम एंटी स्टेट उसमें डाल रहे हैं, जुमरे में डाल रहे हैं, या कह रहे हैं कि जी ये रियासत के मुखालिफ काम कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान और भारत से बैठे जो लोग यूज कर रहे हैं उनका हिस्सा ना बने। वो कह रहे हैं ये डिजिटल मीडिया की जो वॉर है इससे बचा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मेरे भाई ने यहाँ बैठ के बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो एक तरीका कार चल रहा है कि मुल्क के तमाम जो सियासतदान हैं वो भी ट्रेटर्स हैं, वो भी रियासत दुश्मन हैं, और जो मीडिया पर्सनस हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो भी मुल्क दुश्मन है। आपने देख लिया कि देखें, जहां तक ट्वीट्स को उठाने का सवाल है या पास्ट की बातें जो ये करते रहे, ये लोग भी खुद भी करते रहे। सबसे पहले तो साइबर क्राइम का लॉ जो है वो इन पे एप्लीकेबल होता है। सादिया, मैं एक आपको बात बताऊं, कराची की MNAs खवातीन और जो मेंबर्स हैं उनको उनके किसी काउंसलर टाइप किसी बंदे ने कोई स्पीच कहीं की और उसने फॉरवर्ड कर दिया। आपको पता है, रोक टोक तो है ही नहीं, कोई जिसको चाहता है वो फॉरवर्ड कर देता है वो चीजें, और उसमें कुछ चीजें काबिल इतराज होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हुआ उससे ये कि तमाम वो MPs खवातीन भी और जो मर्द हैं उनको भी FIA के नोटिसेस चले गए। तो देखें, और जो हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि मीडिया पर्सन्स के साथ भी क्या हो रहा है, उनको भी साइबर क्राइम के उसमें लेकर आ रहे हैं ये फोल्ड में।
तो मेरी बात सुने, जबान बंदी जहां तक दुश्मन के एजेंडे को लेके वो ठीक है कि गलत है, इट शुड नॉट हैपन, बट आप अपने मुल्क में तो देखें सादिया हो क्या रहा है। आप जबान बंदी तो ऐसी मार्शल लॉ के जमाने में भी नहीं हुई थी जितनी अब होने की कोशिश हो रही है। आप देखें तो सही कि किन किन लोगों को किस किस तरह घेर के और उनके ऊपर ये गद्दारी के फतवे लगाना चाहते हैं। अगर आप मुल्क के सियासतदान को ही रियासत दुश्मन कह देते हैं तो मेरी बात सुने, उसकी तो आपने तौहीन की तो की, उसके पीछे जो लाखों वोटर है उसकी भी आपने तौहीन की। और मैं एक बात कहूं कि ये किसी को राइट नहीं है, और खास तौर पे इस मौजूदा हुकूमत को, कि वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू करे कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन गद्दार है और कौन नहीं है। अगर मैं इस पे आऊं तो मेरा ख्याल न्याजी साहब ठीक है, जितने चले वीडियो क्लिप्स वो आप जो कह रही हैं कि जो फतवे नहीं देने चाहिए वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आप भी और उस्मान साहब भी एक चीज से इत्तेफाक कर रहे हैं कि अगर कहीं और ममालिक के जो ट्रेंड्स हैं उनका अगर कहीं पे आप बयानियां आगे लेकर चलते हैं, वो के भी तमाम अपने लीडर के भी तमाम ये जो हैं वीडियोस उनको रिमूव करें ये उधर से, और उनको साइबर क्राइम में अंदर करें। ठीक है, ठीक है, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? मैं आगे करना चाहूंगा कि PMLN के लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जब पनामा का भी फैसला आता है और पढ़े बगैर ये लोग प्रॉब्लम हमारे इस तरह अगर ये डिटेल रिपोर्ट को देखें, पहले ये बताएं कि इस रिपोर्ट के अंदर किसको हमने रियासत मुखालिफ या एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया इनमें से, या किसी को कह दिया जी ये पकड़ लिया और ये हो गया। साफ लिखा है कि सबसे बड़ा किरदार भारत का, अफगानिस्तान का, इन कुव्वतों का है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। और इनको डिजिटल मीडिया की अगर नहीं समझ है और हमारे डिजिटल विंग से रब्ता कर लें या किसी से चेक कर लें। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर इशू को बगैर समझे सोचे सियासत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि कहीं अगर 92 न्यूज़ का अगर आया है, मैं थोड़ी सी मुझे एक जुमला फिर ब्रेक के लिए भी जाना है कि अगर ये आप बना रहे थे ना रिपोर्ट, इसमें तरीका ये था कि अगर वाकई आपने बताना था कि जो लोग दुश्मन का नजरिया या बयानियां सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, आपने उनको लोगों को दिखाना था, रिपोर्ट बनानी थी, तो फिर उनके जो खिलाफ जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं सिर्फ उनके नाम आ जाते। अगर आपने बताना ही था, अगर इतना ही जरूरी था, और अगर नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ जिसने वो ट्रेंड का इस्तेमाल किया लेकिन उसकी ट्वीट किसी और चीज के बारे में उनके नाम ना आते। आई थिंक वो सारी कंफ्यूजन जो है वो उससे भी पैदा हो गई कि अगर किसी ने बूस्ट देने के लिए भी ये काम करते हैं और ट्रेंड्स लगा लेते हैं ना कि आपका ट्वीट जो है वो एक हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है तो आप भी उस ट्रेंड के साथ अपने घर की कोई ट्वीट कर दें। सो अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। एनीवेज, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि हर इंतखाबात के बाद हम देखते हैं कि हारने वाली जमात की तरफ से धांधली का शोर मचाया जाता है और कहा जाता है कि जो भी हुकूमत बनी है वो जायज़ नहीं है, गलत तरीके से आई है, धांधली करके आई है। अब वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि पहली बार वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जिससे हारने वाली जमात को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे और शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे। आज उन्होंने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, क्या कहा जरा सुनाइएगा। इलेक्शन के अंदर फ्रॉड होता है, इसका सारे का हल टेक्नोलॉजी है। डेटा और टेक्नोलॉजी इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इंशाअल्लाह पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे। और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे और इंशाल्लाह वो इलेक्शन जो सब कबूल करेंगे। तो वजीर आजम साहब को यकीन है कि डेटा और टेक्नोलॉजी को सिंक करते हुए ऐसे रिजल्ट्स आएंगे कि जो सबको काबिल कबूल होंगे। उस्मान डार साहब, सवाल यही है कि अब ऐसे इंतखाबात कैसे हो सकते हैं जिसके नताइज पर कोई जमात हारने वाली जो है वो शोर ना मचाए? आपको वाकई लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को तो उन्होंने रद्द किया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तो मान ही नहीं रहे हैं,
फिर कैसे एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट्स? देखिए सादिया, एक तो पहले अपोजिशन को यहाँ तो ये मानना होगा कि मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम जो है जिस पे 2018 के इंतखाबात हुए हैं वो नाकाफ़ी है। उस पर तकरीबन सभी का अदम एतमाद रहा। इन्होंने भी कहा कि धांधली हो गई है और 2018 में इलेक्शन लूट लिया गया। 2017 इलेक्शन एक्ट खुद 2 तिहाई अक्सरियत से शाइस्ता साहिबा की जमात लेके आई, हमने इनको सपोर्ट किया, लेकिन नताइज क्या निकले? खुद PMLN ने 2018 पे अपनी ही रिफॉर्म्स पे चार्जशीट डाल दी कि ये तो धांधली हो गई है। तो ये फिर कबूल करें कि जो काम इन्होंने किया, जो रिफॉर्म्स इन्होंने की 2017 में, वो नाकाफ़ी थी। और दूसरी तरफ अब हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा निज़ाम चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और सब नताइज तस्लीम करें। चूँकि मैं खुद कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करता हूँ, ज़्यादा हशात जो देखे हमने माजी में भी हैं जिस पे बात की जाती है, जब आप बैलेट पेपर्स जो कि 100 का एक पैकेट है वो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दे देते हैं, स्टैम्प जो बैलेट स्टैम्प्स हैं वो उनके पास हैं, किसी को कहीं भी मौका मिलता है वो ठप्पे लगाता है और वो बैलेट बॉक्स में डाल देता है। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट जमहूरियत में क्या है? 1 मैन 1 वोट का है। जब आप EVM पे अपना थंब इम्प्रेशन उस्मान डार पोलिंग बूथ पे वोट डालने जाएगा, मेरे थंब इम्प्रेशन से एक वोटर जो बैलेट है वो बाहर आएगा, उसी को मैं स्टैम्प करके तो बैलेट में डाल दूंगा और प्लस वो रिजल्ट भी उसी वक्त आ जाएगा। और इसमें दोनों चीजें हैं, एक आपकी शनाख्त है और दूसरा आपके पास पर्ची स्लिप मौजूद है। लेकिन एक बात इसके ऊपर ये नहीं कि जी हम कुछ अंदर डाटा ऐसा कर देंगे। उनको ये लगता है कि पता नहीं मशीनों में ऐसा क्या है कि आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन इसका एक के वजीर आजम ने वो जायजा लिया, मशीन उनको लेकर जाई गई, वजीर आजम हाउस दिखाया गया। सो ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग ओपनली मतलब मीडिया पर आ जाते, बता देते सबको, अपोजिशन के लोग भी होते, एक ऐसा फोरम होता कि जहां पे सब देख लेते, मशीन पे जो कागजात है वो दूर हो जाते। आप मुझे बताएं, पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम है? स्पीकर साहब को दावत दी, इन सबको बुलाते हैं, लोगों ने कहा कि अच्छा वहां पे आ जाए, मशीन का जायजा ले रहे हैं, सब डाल रहे हैं कि भागे हुए। देखिए पहले कोई इलेक्शन हमने कराने हैं, 2023 का इलेक्शन तो केयर टेकर सेटअप कराएगा, तो PTI तो नहीं कराने जा रही है। और जो लोग भी उस वक्त उसकी जिम्मेदारी लेंगे और खास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं। तो ये कहना जी कि पहले ही कोई फिक्स मैच है, धांधली हो जाएगी, सॉफ्टवेयर हम ऐसा लगा देंगे जिससे हम जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग चोर दरवाजों से आने के आदी हैं और ये समझते हैं कि 2023 में फिर इनको कोई चोर दरवाजा मिलेगा पार्लियामेंट में घुसने के लिए। एक तो हम इन्हें बता दें, तमाम चोर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई चोर दरवाजा नहीं है, साफ और शफाफ इंतखाबात ही रास्ता है। राइट, शाइस्ता साहब आपने बात सुन ली है, वो कह रहे हैं कि जी वजीर आजम का शॉट भी मैंने इसीलिए सुनाया कि वो कहते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो सबको एक्सेप्टेबल होंगे। कभी कोई मशीन जो है वो बैठ जाती है इलेक्शंस में, कभी आरओज का इलेक्शन कहा जाता है। क्या वाकई इस मुल्क में ऐसे इंतखाबात हो सकते हैं जिस पर बाद में धांधली का शोर किसी की तरफ से ना उठे? सादिया, मैं 1 मिनट आपका लूंगी कि मेरे भाई ने कहा कि मैंने वो डिजिटल रोज की मैंने पढ़ा लिखा नहीं, हम वैसे ही शोर मचाते हैं। तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह एक और मेडल इन्होंने ले लिया है कि ये तमाम जमाने की हुबुल वतनी को अब चैलेंज करेंगे और जबान बंदी का एक नया तरीका इन्होंने इजाद कर लिया है। वो आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे, मीडिया सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और सियासतदान भी। तो एक और मेडल माशाल्लाह इन्होंने ले लिया है, बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स ये ले रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। अब आपने कहा वोटिंग मशीन, देखें वोटिंग मशीन, इलेक्शंस किसने कराने हैं? इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं ना सादिया, और इलेक्शन कमीशन ने अपने 27 इतराजात लगाए हैं कि ये हैं, इनको दूर करना है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। एक मॉक एक्सरसाइज हुई थी पार्लियामान में, मेरे भाई से पूछें उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उसका क्या फैसला हुआ था, उसकी रिपोर्ट कहाँ है। तो मेरी बात सुने, इनको तो पूछे, इनको तो धांधली का बहुत अच्छी तरह पता है। ये जब धांधली करते हैं तो धुंध भी आ जाती है, मशीन भी गायब। इसकी ईवीएम की या मशीन के साथ रिकमेंडेशंस आई हैं? जी मशीन के साथ, ओके। नो ईवीएम की मशीन के साथ इलेक्शन कमीशन ने एक मॉक एक्सरसाइज की हुई है, उसके बाद उन्होंने इतराजात इनको दिए हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सुई अड़ गई है ईवीएम पे, उसके लिए कुछ नहीं। और मेरे भाई से पूछिए कि ये धांधली का हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1.5 महीने में दूसरी एक ही हल्के में इलेक्शन हुआ, वहां पे इतनी धुंध छाई कि आरओज अपना रास्ता भूल गए। ये वही मुल्क है ना, उनका मुझे बताएं कि उनको कोई सजा दिलवाई गई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के 1 मिनट मुझे दीजिए कि उन्होंने उनके फोन नहीं उठाए, रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए। और उसके बाद ये वो मुल्क है जहां 3-3 दिन बत्ती
इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है और फॉल्ट भी पता नहीं चलती। उस मुल्क में हम ईवीएम्स ला रहे हैं, आरटीएस बैठ जाता है जिसका आज तक नहीं पता चला कि वो कैसे बैठा, क्यों बैठा, क्या हुआ, उसका पता नहीं चला। बस हम ईवीएम्स लाएंगे, पहले इस एतराजात को दूर करें, बैठें, उसको डिस्कस करें। अरबों खरबों रुपया कौम का जाया करके इन मशीनों पे, अगर एक इलेक्शन जो होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, अभी तो इलेक्शन होते थे तो कंट्रोवर्शियल होते थे ना, अभी तो जो इलेक्शन हुए नहीं है वो कंट्रोवर्शियल हो गए। अच्छा, लेकिन तो ऐसे मैं आपकी बात चले मान लेती हूँ, लेकिन ये भी तो देखिए कि कहीं ना कहीं आपके अपने रैंक्स में, मैं पीडीएम के फोरम की बात कर रही हूँ, वहां से इस चीज पर सियासत भी होती है। जैसे आगाज में प्रोग्राम के मौलाना साहब का मैंने शॉर्ट सुनाया, मौलाना साहब को ईवीएम का शायद मायने भी नहीं पता हो, उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने कोई मशीन निकाली है, ये मशीन पे वो इंतखाबात कराएंगे, ये जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए भी इस चीज को, बजाय इसके कि वो मशीन पर एतराजात हैं तो बैठ के पार्लियामान के फोरम पर बात होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस को सुनना चाहिए जैसे आपने कहा। मैं जरा डार साहब मैंने कहा सादिया कि कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी, नहीं मुझे बताएं कौन सी पार्टी नहीं चाहेगी कि ट्रांसपेरेंट हो इलेक्शंस, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन उसके लिए कोई तरीका कार होता है, कोई इलेक्शन कमीशन को बिठाएं, वो मैं जरा पूछ लेती हूं कि इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो आई उस मशीन को देखने के बाद उनके रिजर्वेशंस में क्या हुआ, 27 तहफुजात। मैं पूछ लेती हूँ, राइट, गॉट योर पॉइंट। देखिए बात यह है कि हम अपोजिशन के भी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर इनके पास कोई बेहतर तजावीज़ वो हमारे सामने रखें, पार्लियामेंट में लाएं। अभी सिर्फ टॉक शोज की हद तक ना। अच्छा, आपने आप भी दुरुस्त फरमाया, इनकी तरफ से कोई तजावीज़ नहीं आई है, कुछ भी नहीं। इनसे पूछे ना, ये जो कर सकते थे 2017 में किया, अपनी ही रिफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने चार्जशीट दाग दी कि जी धांधली हो गई है। हम ईवीएम्स की बात कर रहे हैं, ये मशीनों पे जा रहे हैं जी, इस मशीन में ये मसला। आप बता दें कौन सी मशीन्स बेहतर है? हिंदुस्तान में ईवीएम पे इलेक्शन हो रहा है, क्या वहां लोग तहरीकें लेके सड़कों पे निकले हुए हैं? कहाँ वहां धरने हो रहे हैं, वहां एहतजाज हो रहे हैं, वहां इस्तीफे मुंह पे मारने की सादिया बात हो रही है। ये लोग इस मुल्क में साफ और शिफाफ इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। साफ और शिफाफ इंतखाबात के ये आदी नहीं है। 90 की दहाई से लेकर अभी तक ये लोग चोर दरवाजों से अंदर आए हैं। इनको यही खतरा है कि 2023 का इलेक्शन साफ और शिफाफ होगा, सफाया हो जाएगा। इनसे ये पूछें, धुंध की ये बात कर रही थी, सियालकोट में जो अभी इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, वहां कौन सी धुंध थी? वहां कौन बारिश थी? अब कह रहे हैं बारिश की वजह से कुछ हो गया है। वो तो शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बारिश इतनी तेज थी तो इतने ज्यादा लोगों ने वोट कैसे डाल दिया है। तो आप ये वोटर से पूछे ना, वो जिस जुनून जोश जज्बे से बाहर आए हैं, इनके लोग बाहर नहीं निकले हैं 5000, तो ये हमसे गिला कर रहे हैं। जब ये चाचे भतीजी की जंग गली गली मोहल्ले मोहल्ले डिस्कस होगी, जैसे सदर और नायब सदर की लड़ाई होगी, मियां साहब का रियासत माहौल बयान 100% इनकी डिविजन हो चुकी है। एक धड़ा शहबाज शरीफ के साथ है, एक धड़ा मरियम नवाज के साथ है। साहिबा से पूछे ये मरियम नवाज के बयानिए के साथ है या शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ है? मुझे तो जाती तौर पर मियां शहबाज शरीफ के साथ हमदर्दी है, तरस आता है, काबिल रहम है हालत मियां शहबाज शरीफ की। आज तो वो नून लीग में 12th मैन भी नहीं रहे हैं, मैं अब जवाब वो हिस्सा ही नहीं है। ठीक है शाइस्ता साहिबा, पूरा टाइम आपको दूंगी, आप बेफिक्र रहें। ये यहाँ स्टूडियो में तो कभी मैंने टाइम के उसमें कोई ज्यादती नहीं की होगी, आप इस चीज की गवाह हैं, फरमाइएगा। नहीं, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई इतना बोलता है, जो इसका हाल, जो ये भड़के मारता रहा सियालकोट की इलेक्शन में और फिर इसका हशर हुआ, उसके बाद ये गायब हो गया कुछ दिनों के लिए। अब एक इलेक्शन जीता है तो उसके बाद आके फिर बोल के वही भड़के शुरू हो गई हैं। देखें, मेरी बात सुने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इतराजात दूर कर दें, हमें ये बता दें कि जी इत्मीनान बहाल करें ना। ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी पे आके बोलते हैं। इनकी डिलीवरेंस, इनकी गवर्नेंस, इनके हालात जो है वो आप देख लें। मेरी बात सुने, हम अगर ये सियालकोट के लोगों को सजा दे देना जो उसमें मुलव्विस थे, तो आप यकीन माने कि आपको ईवीएम्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दफा सजा तो दें, एक दफा ये तो बताएं कि आरटीएस क्यों बंद हुआ, आपको जितवाने के लिए बंद हुआ। अच्छा, क्या हुआ? देखें, ये जो मर्जी कर ले, जब इत्मीनान ही नहीं है बिटवीन अस, तो उसको क्लियर करने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। इनको असेंबली में
लाके डिस्कस करना पड़ेगा। हर बात पे इन चीजों से नहीं लहराना। आप लोग सियासतदान जो हैं, आप लोगों से ही आवाम ये तवक्को रखते हैं कि कोई ऐसा हल निकाल देंगे, और ये ऐसा मामला है जो पाकिस्तान के 74 सालों में नहीं हल हो सका। अभी 14 अगस्त कल है, अभी 74 बरस का हो जाएगा या मुल्क, वहां इंतखाबात वहीं के वहीं हैं। आप लोग जीते, खुद इन्होंने भी कहा और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ने भी कहा आरओ का इलेक्शन, ये जीते, आरटीएस सिस्टम बंद। तो मैं यही कह रही हूँ कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल कहीं ना कहीं तो खत्म करना है। सादिया जी फरमाइए। इस वक्त लोगों की कंसर्न ये नहीं है कि इलेक्शन किस तरह होता है। इस वक्त लोग खाने को मांग रहे हैं, बिजली के बिलों को अपने रो रहे हैं, दवाइयों को रो रहे हैं। इनको कहें ये जो अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं ना ईवीएम्स पे, ये लोगों को कुछ दे दें, उनका कुछ भला कर दें, उनको कुछ फायदा दे दें। लोग तबाह हो गए, वो आवाम पे लगा दें, इलेक्शन का नहीं, इस वक्त तमाम इंतजार करें, महंगाई खत्म करें। वी आर नॉट रेडी फॉर ईवीएम्स। ईवीएम्स के इंतजार में नहीं है लोग इस वक्त। लोग महंगाई को खत्म करने के इंतजार में। वजीराबाद, अच्छा सुन लेना, अब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें, लॉजिकल बात करें। वजीराबाद में हम इलेक्शन हारे जरूर, हमारे 21,000 वोट बैंक ऊपर जाता है। डस्का में हम इलेक्शन हारे जरूर, 34,000 वोट पहले से ज्यादा लेते हैं, 94,000 के करीब। हुशाब में हम इलेक्शन हारे जरूर है, 7,000 पहले से ज्यादा वोट लेते हैं। सियालकोट में हम जीते हैं, 20,000 से ज्यादा वोट लिए हैं। किसी बाय इलेक्शंस में भी पीएमएलएन का वोट बैंक ऊपर नहीं गया, पीटीआई का वोट बैंक ऊपर गया। ये इनके पुराने रवायती हल्के हैं जो इनसे हमसे जीते हैं या हमसे ये हारे हैं। मेरी बात सुनिए, शाइस्ता साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सही माँ बाप अपनी बात में बोलिएगा। अब मैं जो आर्गुमेंट देने लगा हूं उसको सुने जरा। आपकी तरफ भी मेरा आर्गुमेंट ये है, मेरा पाकिस्तानी आर्गुमेंट ये है, 2018 के इंतखाबात में तकरीबन पीटीआई 25 के करीब एमएनए की सीटें 2000 से कम वोटों से आ रही है, जिसमें एक मेरी सीट थी सियालकोट से, तकरीबन 1200 वोट से मैं हारा था। अगर आरटीएस बढ़ाकर हमें जिताना था तो उस्मान डार्बी आज पार्लियामेंट में बैठा होता। हमारे वो भी 25 लोग जो 2000 वोट से कम से हारे हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान था जिन्होंने आरटीएस बैठाया था। ना हमें किसी कोएलिशन की जरूरत पड़ती, ना हमें इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती, इमरान खान इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाता। एक ऐसा बेमानी किस्म का आर्गुमेंट लेके आगे कि आरटीएस बैठ गया, पूछे फिर हमारी 25 सीटें क्यों नहीं जीती 2000 से कम? राइट, ओके, वो 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है। आप कह रहे हैं एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शाइस्ता साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि ईवीएम के लिए तो हम मानेंगे नहीं, दूसरा आपने कहा कि ये जो पैसा ईवीएम पे लगा रहे हैं ये आवाम पे लगाएं, महंगाई दूर करें। एक और चीज जो आप लोग चाहते हैं वो ये है कि ये हुकूमत नाअहल है, इसको चले जाना चाहिए। अब बिलावल साहब ने जो आप लोगों को एक तजवीज़ दी है उसमें तो वो खुद भी नहीं आना चाह रहे, यानी अपनी जमात से किसी को नहीं लाना चाह रहे, इन हाउस तब्दीली की बात करें। वो कह रहे हैं पंजाब से आगाज करें और फिर मरकज में भी, और आप अपने किसी बंदे को ले आए। सादिया, एक सेकंड पहले तो मेरे भाई ने मुझे वोटों की गिनती के इतने बड़े, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि देखें इनके कश्मीर के वोटों का देख लें कि इनके 6 लाख वोट पड़े और इनकी कितनी सीटें आई हैं, 26। हमारे 5 लाख वोट पड़े और हमें 6 सीटें आई हैं, और पीपल्स पार्टी के 4 लाख वोट पड़े और उनको 11 सीटें आई हैं। तो ये वोटों के चक्कर की कहानी ना सुनाएं। ये जिस बुरी तरह सियालकोट में, ये मैं आपको कह रही हूँ ना, भड़के मार के, और पूरी जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं 11 हुए, उनमें से 9 हम जीते हैं, और अगर ये एक जीत भी गए तो उस पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो ताहिर खुर्शीद साहब ने जो करतब और कमालात दिखाए वो सबके सामने है। अब आपको मैंने ये कहा कि वोट ईवीएम्स पे इनको सेटिस्फाई करना होगा इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम्स के लिए। अगर इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया और तसल्ली हो गई तो ऑपोजिशन वाले भी उनके साथ बैठ के और देख लेंगे। आपने तीसरा सवाल क्या किया था सादिया, 1 मिनट?
मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कह रही है ना कि हुकूमत नाकाम हो गई है, नाअहल है, तो आप लोगों को तो फिर इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए, जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए देखें आगाज करें, नून लीग को नामजद देखें करें और पंजाब से शुरू करें, मरकज में आ जाएं। बिल्कुल देखें, हम किसी ऐसे एडवेंचर की पार्टी नहीं बनेंगे जो ऐसी एडवेंचरस हो। आपने देख लिया कि देखें, ये थोड़ा सा मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी कि तलखियां बढ़ेंगी ऑपोजिशन में, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया सेनेट में, जो कुछ असेंबली में हुआ कि शहबाज शरीफ का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। पॉइंट ये है सादिया कि सारी नंबर गेम होती है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल एक है या और नहीं है, हमारे वोट इनफ नहीं है। जब तक के काफ लीग हुकूमत की जो एलाय है, जब तक वो शामिल नहीं होगी, आप कह रही पीपल्स पार्टी वहां पे आपके साथ नून लीग के साथ शामिल हो जाए तो तब भी नंबर पूरे नहीं होते। आई थिंक तब तो इजीली नंबर पूरे हो जाते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि वहां पे हमजा शहबाज साहब जो है ऑपोजिशन लीडर है पंजाब में, तो वो बन सकते हैं, उनका हक है, आपके पास वहां पे ज्यादा नशिस्तें। मैंने बात सुने, ऑप्शन नहीं, अगर ऐसी बात है और वो इतने सिंसियर हैं तो लेट्स कम डाउन, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, नीचे से ऊपर क्यों जाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेनेट एंड देन वील गो टू द असेंबली। मैं आपको कह रही हूं पंजाब असेंबली में वोट पूरे नहीं है। अगर जब तक काफ लीग शामिल नहीं होगी वो नंबर पूरे काफ लीग। और अगर एक और इन्होंने उस्मान डार साहब इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के तो चले 7 नशिस्तें हैं, इनके भी मिला के वो कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं होंगे, तो वहां पे अगर वो जो तरीन ग्रुप वाले एमपीएस हैं वो भी साथ दे देते हैं, हम इस एडवेंचर को नहीं, हम चले आपको लग रहा है कि एडवेंचर है। मैं ये इनसे पूछ लूं जरा, जहांगीर तरीन साहब वाले वो ग्रुप के लोग भी शामिल हो जाते हैं। सामने कहा जाता था बजट पास नहीं होगा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, हमारे साथ खड़े हैं। किस तरह हुआ है ये भी आप जानते हैं। अपोजिशन देखिए, अपोजिशन वाले तो गुज़श्ता 3 साल से कह रहे हैं, हुकूमत आज गई, कल गई, दिसंबर में गई, मार्च में गई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पूरे हो चुके हैं, अगले 2 साल भी हम पूरे करेंगे। बल्कि मेरा इनको मुफ्त मशवरा है कि ये अपने घर को दुरुस्त करें। पहले इनकी लीडरशिप का ही नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादिया वो आज वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसका 1 लीडर 1 पार्टी है। इनकी पार्टी में पूछें, ये शहबाज शरीफ के बयानी के साथ है, मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं, हमजा हैं, नवाज शरीफ हैं, उधर बिलावल जरदारी हैं, आसफा हैं, बख्तावर हैं, उनके आसफ अली जरदारी साहब हैं। ये तो खानदानी पार्टीज हैं। तो इसलिए इनको इन चैलेंजेस का सामना है पार्टीज के अंदर कि किसके पास कमांड है, किसका बयानिया लेके आगे बढ़ना है। खुद इनकी सीनियर लीडरशिप जुबैर साहब को ले लें, राना तनवीर को ले लें, सियालकोट से जो इनके मैनेजर उनके बयान आ चुके हैं कि हम कंफ्यूज हैं, हमें हमारी लीडरशिप ने कंफ्यूज कर रखा। और जो सियालकोट में इनको इबरत शिकस्त उसमें कुछ हिस्सा इनकी अपनी इस बयानिए का है, इनकी तर्ज सियासत का है। मरियम नवाज साहिबा तो हमारी फेवरेट प्लेयर हैं, वो तो ऐसी स्ट्राइकर हैं PMLN की जो अपने पोल में गोल कर देती हैं। चचा जान ऐसे गोलकीपर भी नहीं रोक पाते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं। मरियम साहिबा का बहुत हाथ है, यानी आप कह रहे हैं। तो वो क्योंकि उन्होंने सीखा ये है कि अपने गोल में पोल कैसे करना है। PTI का पोल उन्हें नजर ही नहीं आता, चचा जान उन्हें ऐसे गोली नजर आते हैं, वो उधर ही गोल कर देती हैं। तो इसलिए हमारे लिए वो जबरदस्त खेल रही हैं और हम चाहेंगे कि 2023 की जो इलेक्शन कैंपेन है वो मरियम नवाज साहिबा को दें। 2/3 अक्सरियत ना अगर वो हमें दिलाएं तो आप सादिया तब बात कीजिएगा। अच्छा, जी ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना? नहीं, मैंने आपको कहा वो जबरदस्त प्लेयर हैं। साहब आपने सुने, वो कह रहे हैं कि पूरी कैंपेन जो है ना 2023 के इंतखाबात की वो मरियम साहिबा से कराइएगा ताकि इनको 2/3 अक्सरियत मिल सके। सादिया मैं क्या कह सकती हूँ, देखें इनको ये अपने घर को देख नहीं रहे कि वहां क्या तोड़ फोड़ हो रही है। ये इन्होंने कहा कि बजट पास कराया, मेरी बात सुने, बजट किस तरह पास कराया। जहांगीर तरीन साहब को वो जो कैप्टन रिजवान, डॉक्टर रिजवान थे, वो अरेस्ट करने जा रहे थे और उनके सारे बंदे जब उनके साथ आके लेफ्ट राइट खड़े हो गए कि हमारा ये स्ट्रेंथ है, तो आप देख लें कि वो NRO जो ये किसी को नहीं देते, वो NRO उनको मिल गया और वो सारे लोग हो गए। फिर इन्होंने कहा कि हमें पता है कि किसने हमारी नेशनल असेंबली में किसने 16 लोगों ने वोट नहीं डाले, हम उनको निकाल। क्या हुआ उन 16 का? जब उनसे अपने लिए वोट लेना था तो वो सब जमीर मलामत सब सो गया।
आज आपको एक मेंबर ने आके ये कहा था कि जहांगीर तरीन के जो मेंबर्स हैं वो एक एसएचओ की मार है सादिया, और वाकई वो एक एसएचओ की मारी थे कि वो बाहर निकले तो उनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अपडेट हो गया हुआ था, और अब बाकी लोग जो हैं वो भी फिर अब तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट की बात भी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं उनमें कुछ चिप लगा दी है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, नहीं, इनको मेरी बात सुने साथिया, नो, इनको हमारी पार्टी की फिक्र क्यों खा रही है? ये अपनी पार्टी की तरफ देखे ना, हमारी पार्टी के लिए क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, होने दें, ये अपनी पार्टी संभाले। इनके क्या हुआ फिर साहब बताएंगे, आप क्या सेनेटर फैसल वावड़ा साहब के बयान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि एसएचओ की मार है, क्या होगा? तो और आपने वैसे तरीन ग्रुप के लोगों को आपने खुद ही मेरे ख्याल से धकेलना शुरू कर दिया है। वो तरीन साहब के लिए लाहौर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि वो मशरूब चीनी की फरोख्त कर सकते हैं, आप लोग उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि इन्हें हमारी पार्टी की क्यों फिक्र है। शाइस्ता साहबा, इसलिए फिक्र है कि आप बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं हमारे लिए ही। मैंने आपको कहा कि आप मेरा पैगाम दीजिएगा मरियम नवाज साहिबा को, आपने मरियम नवाज साहिबा को पैगाम देना है। उस्मान डार कह रहा था कि आप हमारी बेस्ट प्लेयर हैं, मरियम नवाज साहिबा हमारी फेवरेट प्लेयर हैं, और मरियम नवाज साहिबा ऐसे ही अपने पोल में गोल करते रहिएगा। जैसे सियालकोट वाली सीट हमने आपसे ली है, आजाद जम्मू कश्मीर जीता है, जीबी जीता है, अल्हम्दुलिल्लाह जीत पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकद्दर बन चुकी है। आपके बहुत सारे देखें, आपके 3 MP सियालकोट से हमारे साथ राब्ते में है, वो पार्टी छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। आप फिक्र करें, तो अब आप देखें आने वाले दिनों में कौन कौन पीटीआई में आता है आपकी तरफ से। चलो देख लेंगे, आप देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया, हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता परवेज मलिक साहिब आपका और उस्मान डार साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।